मेंबर्स। चलिए देखते हैं मंडे मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है। देखो, वन शॉट आंसर बोलूंगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। मार्केट टोटली साइडवेज जोन में है। ठीक है, मैंने आपको वीकली वीडियो में बता के समझाया था कि मार्केट को अगर ब्रेक कंटिन्यू ट्रेंड करना है तो गैप अप ओपन होना चाहिए, क्योंकि ये वीक में बहुत छोटी रेंज में यहाँ पे मार्केट रहा है। अगर आप देखोगे एकदम पॉज कैंडल बनाई है। अगर इसको ब्रेक करनी है तो इजीली 25,000 को जाना है, तो निफ्टी को गैप अप ओपन होना चाहिए। अब फ्राइडे अगर आप देखोगे 79 पॉइंट्स है, यानी कि गैप अप दिखाई दे रहा है, बट ये गैप अप बंद नहीं होना चाहिए, गैप अप रहना चाहिए। ठीक है, अब ये कब रहेगा? जब यहां पे यूएस ईरान का थोड़ा बहुत सॉल्यूशन आना स्टार्ट होगा। ठीक है, हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अभी भी ओपन है, पार्शियल ओपन है, बट ईरान ने क्लियर कट वार्निंग दी है यूएस को कि भाई आप लोग जो मेरे साथ मस्ती कर रहे हो ना, देखो ध्यान से सुनना, ये इनडायरेक्टली स्टेटमेंट थे ईरान के, ध्यान से सुनना। ईरान ने क्लियर कट बोला कि यूएस को कि भाई आप जो मेरे साथ मस्ती कर रहे हो ना, कि भाई हम लोग आपकी बातचीत मानेंगे नहीं मानेंगे फिर अटैक कर देते, ये नहीं चलेगा। ठीक है, वन शॉट होना चाहिए। ईरान क्लियर कट बोल रहा है कि मेरी बातें, मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए चाहिए चाहिए। ठीक है भाई, न्यूक्लियर वेपन का भी बातें थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बातें थी, ये सब कुछ ईरान की बातें यूएस को माननी चाहिए। अगर ये मान लेते हैं तो हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को पूरा खोल देंगे। ठीक है, ये यहां पे अपडेट आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ईरान का देखोगे, अगर आप ध्यान से देखना, ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो 75% क्रैश हो चुका है बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी कंट्री अपना जो एक्सपोर्ट है एक लिमिट तक खींच सकती है क्रैश का। अगर वो ज़्यादा लिमिट के बाहर चला जाता है तो वो कंट्री प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है, उनका डेट बढ़ जाएगा, वो कंट्री बहुत तगड़ी खराब हो जाएगी, उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है ना वो खराब हो जाएगी। तो आप ये समझ के चलो, ये जो नाटक चल रहा है ना वो थोड़ी दिन ही चलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, और उसकी वजह से मार्केट हमारा पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, सो रिलैक्स रहना, घबराने की कोशिश मत करना, मार्केट इज पॉजिटिव। अब अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो ध्यान से सुनना। देखो, 12 तारीख को काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई नो ट्रेड जोन है, यानी कि जो रिटेल है वो बॉयकट करने वाले ट्रेड को। आप करने वाले हैं कि नहीं, मुझे कमेंट जरूर बताना कि क्या आप लोग 12 तारीख को बॉयकट करेंगे और रीजन क्या है। देखो, मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप बोले तो मुझे कमेंट में मेंशन करना। ठीक है, जो रिटेल है वो बॉयकट करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि एसटीडी चार्ट दुनिया भर का है, फिर लॉन्ग टर्म लेते हैं, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेते हैं, फिर सीएएस की वजह से बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर को लॉस हुआ, जो अभी नया इंप्लीमेंट हुआ ना 3:30 बजे वाला सीएएस, उसकी वजह से काफी लोगों को लॉसेस हुए। ठीक है, तो ये जो नाटक चल रहा है ना सेबी के भाई कुछ ना कुछ रूल लाना, कुछ ना कुछ लाना, ये जो खुजली है ना सेबी की, ये बंद होनी चाहिए। ये फाइनेंस मार्केट है, उसका बाप का घर नहीं है, कि उसका बेटा नहीं है कि भाई रोज उसको पीटते चलो। ठीक है भाई, घर पे आए, बाप थका हुआ दिखा और बेटे सामने आया कि छोटा बेटा मेरे सामने आ रहा है, उसको मारो पीटो। ठीक है, ये भाई तेरा बाप का घर नहीं है। तो रिटेल इसी की वजह से पैनिक में है और ये बॉयकॉट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि आप करने वाले कि नहीं। बट कल की बात करते हैं कि कल मार्केट में स्ट्रेटजी क्या रहेगी। देखो, समझो बात को, निफ्टी 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक एक रेंज में था। देखो यहाँ पे ये रेंज है। ठीक है, अगर निफ्टी 24,700 के ऊपर जाता है तो एक ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर यहां से एक स्लो एंड स्टेडीली पॉजिटिव ट्रेंड में जा सकता है। तो आपको तभी देखना है जब ये लेवल ब्रेक हो, 24,700 का लेवल ब्रेक हो तभी देखना है, उसके पहले मत देखना। ठीक है, उसके पहले देखोगे ट्रैप हो जाओगे। उसके बाद अगर मान लो कि लेवल टूटता है और एक गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो गैप डाउन में आपको शॉर्ट तभी करना है जब 24,400 के नीचे हो। यानी कि आप लोगों को 24,700 24,400 के बीच में कुछ नहीं करना है। आप हेजिंग करना चाहे कर सकते हैं, बट बाकी कुछ मत करना। ठीक है, वरना ट्रैप हो जाओगे। आई बात समझ में? ये चीजें याद रखना कल के लिए। ओके, हालांकि देखो, एफआई भी ट्रेड नहीं करे। सोचो, अगर मान लो रिटेल नहीं करते, एफआई नहीं करते, तो ट्रेड कौन करेगा? डीआई करेंगे क्या? वो खुद से बाई सेल करेंगे। तो बॉयकट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक दिन का जो जीएसटी कलेक्शन है बहुत है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो आई थिंक सो कि बॉयकट शायद वैलिड पॉइंट है। बट एनीवे, अब ध्यान से सुनो, मैं तो बोलूं कि यूपीआई को भी बॉयकट करना चाहिए। रीजन क्या है, समझो बात को। यूपीआई ट्रांजेक्शन टू रिमेन फ्री फॉर द कंज्यूमर, गवर्नमेंट क्लेरिफाइज प्रपोज एमडीआर फ्रेमवर्क। देखो, एमडीआर का जो बिल है वो पास हो चुका है। ठीक है, बट ये रिटेल पब्लिक को नहीं लगेगा, ये किसको लगेगा? बड़े मर्चेंट को। ठीक है, और ये भी ट्रांजेक्शन 2,000 से ऊपर का होगा उन्हीं को लगेगा, और उसमें एक छोटी सी फीस होगी जो ज्यादा नहीं बोल सकते, बट हाँ, अमाउंट 0.03 to 0.05% कुछ है। बट देखो, बात मर्चेंट फीस की नहीं है। पता है बात क्या है? बात है आप चार्जेस ही क्यों ले रहे हो। पहले आपने 5-7 साल तक आपने यूपीआई को फ्री रखा, अब चार्जेस लेने की बात करें, ये तो जियो जैसा हो गया। फिर जियो जैसा चार्जेस बढ़ाता रहा है, आप भी बढ़ा देंगे। ठीक है, पहले आप लोगों को पता है कि
एसटीडी चार्ज नहीं था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉन्ग टर्म हटा के एसटीडी डाल दिया, फिर एसटीडी का चार्ज बढ़ा दिया, फिर लॉन्ग टर्म भी लेके आए, ठीक है, यानी कि 2 गुना चार्ज देना पड़ेगा, 2 गुना लगन देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मतलब क्या बोलते हैं, जो इंग्लैंड वाले नहीं थे हम पे राज करके चले गए, ये उसी तरह का हरकत है। ठीक है, आज एमडीआर का चार्जेस यहाँ पे सिर्फ बड़े प्लेयर्स पे है, फिर छोटे प्लेयर पे आएंगे, फिर कंज्यूमर पे आएगा, और ये बड़े प्लेयर्स पे अगर चार्जेस लगे रहे तो वो कहाँ से निकालेंगे, उसके बाप के जेब से निकालेंगे? नहीं, ये हमसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये सभी टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, सभी का सभी टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? पता है आप लोगों को ये सभी टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? देखो यहां पे जा रहा है। आपने आई एम श्योर ये वीडियो देखा होगा, झारखंड गवर्नमेंट, उन्होंने स्पेंड किया 216 करोड़ 70 लग्जरी एमएलए का बंगला बनाने के लिए। यानी कि आप लोग ले रहे झुपड़पट्टी में लोग, छोटे छोटे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, इनका प्रोजेक्ट एक बार जाके गूगल सर्च करना। ठीक है, यहां पे आप देखो एमपी हाउस इन झारखंड, इमेजेस में जाके यहां पे सर्च करना। ठीक है, इनका अगर आप बंगला देखोगे ना तो पागल हो जाओगे और बोलोगे ये पैसा आ कहां से रहा है? ठीक है, गवर्नमेंट क्या खुद कहां से निकालेगी? ये आपका हमारा टैक्स पैसा है। ठीक है, और वो कहां से आएगा? ये उन्होंने जो स्पेंड किया वो यहीं से ले लेंगे। ठीक है, सो देखो मैं कोई गवर्नमेंट से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट का पैसा वो गवर्नमेंट का नहीं है, पब्लिक का है, और उसको सही जगह यूज करना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग जो बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे अपना राय मेंशन कर सकते हैं, बट ये यूपीआई चार्जेस की वजह से थोड़ा गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। एनीवे, ओके, दिल्ली सॉरी डिलीवरी की बात करते हैं। अब देखो रिजल्ट सीजन बहुत आए हैं, थोड़ा वन वन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। डिलीवरी के Q1 रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिट क्रैश हो चुका है 65% का। मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, थोड़ा प्रॉफिट देख लेना, 32 करोड़ का है, जो लास्ट ईयर 91 करोड़ का था। अब रीजन क्या है प्रॉफिट कम होने का? तो कंपनी ने ये बोला कि जो क्रूड ऑयल की वजह से इनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट, वो थोड़ा बढ़ गया, चार्जेस बढ़ गए, और इसकी वजह से इनका प्रॉफिट कम आया है। ठीक है, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं, क्रूड रिलेटेड कंज्यूमर इन टर्न रेजिंग कॉस्ट कंपनी एडेड। ठीक है, तो इसकी वजह से कंपनी का कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और आप देखोगे प्रॉफिट काफी तगड़ा क्रैश हुआ है। सो देखो इनका सेल्स बढ़ रहा है, वो अच्छी बात है, सेल्स में इंप्रूवमेंट है ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर, सो प्रॉब्लम नहीं है। देखो समझो बात को, कंपनी वही चूज करनी चाहिए जिसकी ग्रोथ ट्रेमेंडस हो। ध्यान से सुनना, आप देखोगे एक टाइम पे 2000 करोड़ की सेल कर रहा था, फिर यहां पे देखोगे 2500 करोड़ की, अब ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की। ठीक है, सेल्स में काफी इंप्रूवमेंट है, पहले कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉसेस में थी, अब अच्छा खासा प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, तो ग्रोथ है, डिलीवरी के अंदर ग्रोथ है, और ग्रोथ रुक नहीं रही है। हालांकि मार्जिन कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। रही बात चार्ट्स की, तो चार्ट्स क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना। चार्ट्स में क्लियर कट अगर आप देखोगे, स्टॉक पहले साइडवेज था, देखो यहाँ पे एक फॉल किया था, साइडवेज हो चुका था, यहाँ पे एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट जोन है। ठीक है, अगर ये मान लो ब्रेकआउट फेल हो गया, जस्ट एग्जांपल, तो इसका सपोर्ट बनता है 440 से लेके 400 का। ठीक है, अगर रिजल्ट खराब आया है, जस्ट एग्जांपल, तो इसका लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाता है तो वापस ये 320 240 तक आएगा। हालांकि कंपनी खराब नहीं है, तो ये क्या करेगा, नीचे आने के बाद सपोर्ट ले लेगा अगर 400 ब्रेक हुआ तो। ठीक है, अगर फ्यूचर ग्रोथ अच्छा रहा, कमेंट्री अच्छी रही, और स्टॉक नहीं क्रैश हुआ, तो अगला रेजिस्टेंस इसका सीधा है 720 से लेके 680। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंबल में नंबर्स देखो थोड़े से वीक है, बट मैं दोनों तरफा क्यों बोलता हूं, क्योंकि आपको लेवल समझ में आने चाहिए। ठीक है, कि भाई ये लेवल टूटा तो आप समझ के चलो कि भाई स्टॉक में बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो समझ लेने के बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड है फ्यूचर ग्रोथ देख के। इसकी वजह से मैं आपको 2 लेवल बता रहा हूं। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना। चलिए अफेल की बात करते हैं, नंबर्स बहुत तगड़े टर्न अराउंड है भाई, ऐसे नंबर्स बहुत कम आते हैं। देखो अफेल मेरे हिसाब से आईटी कंपनी में बहुत कम कंपनी है जिसका ग्रोथ ऐसा ट्रेमेंडस है। ठीक है, ये कंपनी लगातार कुछ ना कुछ पैटर्न करती रहती है, कंपनी का रिजल्ट 20% से ग्रोथ है, हालांकि ग्रोथ स्टेबल है। ठीक है, तो इसका मोमेंटम हो सकता है स्टेबल हो जाए, यानी कि यहां से सपोर्ट है 1200 का। ठीक है, ऊपर 1800 के रेजिस्टेंस है, अगर मान लो ये वर्टिकल जाता है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल ध्यान से सुनना, क्योंकि ग्रोथ स्लो है, तो अगर मान लो वर्टिकल जाता है तो ये सपोर्ट लेने जरूर आएगा, इसमें ब्रेकआउट मत देखना यहां पे। ठीक है, ऐसे स्टॉक को हमेशा बॉटम पे बड़े प्लेयर्स फोकस करते हैं, जब भी क्रैश हुआ बॉटम पे आया, बड़े प्लेयर्स ने एंट्री कर ली, पुल वर्टिकल गया, वापस सपोर्ट लेने आया, बड़े प्लेयर्स ने एंट्री कर ली, वापस वर्टिकल गया, सपोर्ट लेने आया, बड़े प्लेयर्स ने एंट्री कर ली। ठीक है, ये पैटर्न्स होती हैं जो ऐसी कंपनीज में आपको रडार पे रखनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, ध्यान से रखना।
ओके, लास्ट दो चीजें ध्यान से समझना। मिस्टर फूड एक टाइम पे बहुत सारे लोगों की हॉट फेवरेट कंपनी थी। कंपनी के अंदर प्रॉब्लम इतनी आई कि आप देखोगे प्रॉफिट पूरा का पूरा क्रैश हो गया। 99% प्रॉफिट क्रैश हुआ और रेवेन्यू जो 380 करोड़ था वो घट के सीधा 18 करोड़ आ गया। ठीक है, कंपनी में सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम से कि रेवेन्यू भी चला गया, प्रॉफिट भी चला गया। ठीक है, मिस्टर फूड। तो देखो, प्रॉब्लम हमेशा याद रखो कि कंपनी का बैलेंस शीट या कंपनी में जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहे हैं ना, ठीक है, गवर्नमेंट को वहां पे फोकस करना चाहिए कि भाई वो अपना प्रॉफिट लॉस बराबर बताए। ठीक है, वरना क्या होगा, वरना ये बाद में पता चलेगा तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। अगर कंपनी के पास फैक्ट्री नहीं है तो ये चीजें आईपीओ को अलाउ करने से पहले देखना चाहिए, उसके बाद देखोगे तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, सो आई होप ये चीजें दिखे। एनीवे, लास्ट नॉट द लिस्ट, मारुति सुजुकी। अब देखो, कंपनी 4 नए बायोगैस प्लांट डालने वाली है। अब देखो, मैंने ये सुना है कि जो सीएनजी है उसमें भी ये लोग मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, बायोगैस बोलते हैं उसको, मिक्स करने वाले, जहाँ तक मुझे पता है रूमर्स है। ठीक है, अब ये कितना सच होगा पता नहीं, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बट वो जैसे कि पेट्रोल में इथेनॉल है, वैसे ही बायोगैस सीएनजी के साथ मिक्स होगा। तो ये लोग करीब करीब 4 बायोगैस प्लांट सेटअप करने वाले, 561 करोड़ का। ठीक है, तो 20 टन्स ऑफ बायोगैस पर डे ये लोग यहां पे करने वाले हैं। सो बहुत अच्छी बात है, मारुति के लिए विन विन सिचुएशन है। और ये एवरग्रीन बंदा है मारुति। ठीक है, बंदा बहुत सॉलिड है। सो डेफिनेटली पॉजिटिव है, कंपनी को डेफिनेटली आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरीज लेते हैं। अब देखो, आज पॉसिबल होगा तो मैं रात को लाइव आ जाऊंगा 9 या 9:05 के आसपास, आप एक्टिव रहना। ओके, टेलीग्राम की लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, हम्म, चलिए अब वो भी है, इसका भी एनालिसिस कर देंगे कि नेक पैकेजिंग का सर रिजल्ट आया नहीं है, वरना मैं इसका रिजल्ट रख देता नेक पैकेजिंग का। यहाँ पे मैंने क्रॉस चेक करने की कोशिश की, जब वीडियो बना रहा था तब कोई रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, केपीआई ग्रीन सर वो अभी भी साइडवेज जोन में है केपीआई ग्रीन। देखो, स्काई गोल्ड में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, आई थिंक सीरीज में था बिग बुल में। इसमें देखो ग्रोथ बहुत सॉलिड है। अगर आप देखोगे स्काई गोल्ड, ये देखो सी, अनबिलीवेबल मोमेंटम में है ये स्टॉक, बहुत ज़्यादा वर्टिकल मोमेंटम में है। और ये बड़े प्लेयर्स इसको स्टॉक स्पेसिफिक को चूज करते हैं और स्टॉक को भगाते हैं, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रखते हैं। बट थोड़ा कॉशियस रहना क्योंकि काफ़ी वर्टिकल जा चुका है। अब जितना जा रहा है उतना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन था 450 के अबव। सो देखो, स्काई गोल्ड में थोड़ा केयरफुल है ना, काफ़ी वर्टिकल जा चुका है और इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। जीजी केमिकल का सर मैंने देख लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है जीजी केमिकल के। 26 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पहले 16 करोड़ का प्रॉफिट था। सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे जी केमिकल के। सो डेफिनेटली पॉजिटिव। और ये बंदा यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है 500 के ऊपर, अगर ये सस्टेन करता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा जी केमिकल के अंदर। विशाल मेगा मार्ट, अब देखो विशाल मेगा मार्ट के भी मैंने रिजल्ट को क्रॉस चेक किया, बहुत तगड़े रिजल्ट है। पता नहीं किसने कमेंट किया था विशाल मेगा मार्ट, बट डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग रिजल्ट था। देखो यहाँ पे समझो, सी कहाँ पे गया विशाल मेगा मार्ट, 259 करोड़ का प्रॉफिट, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा है। रेवेन्यू में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। सो ये रिटेल चेन जो कंपनी है ना, पूरा का पूरा रिटेल चेन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो चार्ट्स एक बार देख लेते हैं विशाल मेगा मार्ट के कैसे हैं। अब देखो, मैं सीरियसली बोलूँ तो नंबर्स बहुत तोड़ो फोड़ो है। अब इसका रिएक्शन पता नहीं कैसा होना चाहिए, बट अगर बड़ा प्लेयर होता ना कोई तो इसका रिएक्शन पागल कर देता। ठीक है, क्योंकि नंबर्स सीरियसली टर्न अराउंड नंबर्स है। अब स्टॉक वन शॉट भागा था और वन शॉट क्रैश भी हुआ। ठीक है, स्टॉक का सपोर्ट है 100 के आसपास, जो ग्राउंड लेवल पे बहुत मल्टी टाइम टेस्ट हुआ है। ठीक है, नंबर्स डेफिनेटली स्ट्रांग है, बट अगर आप समझो रिएक्शन नहीं देता कोई भी रीजन से, अगर रिएक्ट नहीं करता नंबर्स पे, तो फिर ये स्टॉक साइडवेज जोन में चला जाएगा, तो काफी टाइम तक चला जाएगा। और अगर रिएक्शन देता है तो इसको कंपलसरी 130 को ब्रेक करना होगा, अगर देता है तो की बात है। अगर ये ब्रेक करता है 130 तो फिर इसका सीधा रेजिस्टेंस आएगा 150 पे। ठीक है, सो नंबर्स बहुत तोड़ू फोड़ू है, देखते हैं। ओके, लास्ट नोट द लिस्ट, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, जो भी रिसेंटली आईपीओ आ रहे हैं उसमें कौन सा ट्राई करना चाहिए। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखो यहां पे 3 स्ट्रॉन्ग आईपीओ है। ठीक है, अगर फंड्स है तो तीनों में अप्लाई करो, अगर फंड्स नहीं है
तो दूत ट्रांसमिशन ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसका इशू साइज 3,000 करोड़ का है, बड़ा इशू साइज है। आई थिंक ओलबीओ डायग्नोस्टिक का इशू साइज कम है, और मिल्क का अगर आप बात करें जाए तो इसका इशू साइज भी कम है। तो जितना बड़ा आईपी होगा उतना अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ध्रुव ट्रांसमिशन ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बाकी तीनों अच्छे हैं, तीनों में लिस्टिंग गेन तो दिख सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, इवन इवन शायद मिल्क फिस्ट और स्कीप रॉकेट में भी शायद दिख सकते हैं, बट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको बाद डिटेल बना दूंगा ही, बट ध्रुव ट्रांसमिशन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, बाय।